Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder CMT, Center of Mind Therapy. I'm also founder of the CMT Academy. CMT Academy is primarily launched for those physiotherapists who are seeking to clear different Gulf license examinations just like DHA, DOH, HARD, SLE, etc. Well, we have a different files as well, and this file is not written, not created by me basically, but this is created by the Purvi Shai, and but I'm just trying my best. I can explain this relation. This is the only purpose. Okay. So let's continue case presentation. As you can see, the topic is the modalities और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं और रेफरेंस के तौर पे जो ये मॉडलिटीज का रेफरेंस लिया गया है या जो जो भी प्रेजेंटेशन में डेटा मौजूद है वो फिजिकल एजेंट्स इन रिहैब ऑन एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू द प्रैक्टिस वहां से जो है वो इस बुक के थ्रू ये चीजें ली गई हैं और जो बनाई गई है ये प्रेजेंटेशन वो Dr. Purvi Shai ने बनाई है शी इज डीपीटी राइट ओके सो लेट्स कंटिन्यू मॉडलिटीज पार्ट वन पार्ट वन में वी हैव अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड को पहले अगर हम डिफाइन करेंगे तो अल्ट्रासाउंड इज द टाइप ऑफ द साउंड दैट कंसिस्ट ऑफ द वेव्स दैट ट्रांसमिट द एनर्जी बाय अल्टरनेटिंग कंप्रेसिंग एंड रिफ्रैक्टिंग दी मटेरियल मतलब अल्ट्रासाउंड जो हम थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड अपने थेरेपी फील्ड में यूज करते हैं तो उसकी डिटेल्स में हम जाते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन बेसिकली इसको अल्ट्रासाउंड क्यों कहा जाता है क्योंकि उसमें अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती हैं अल्टीमेटली फिर वहां पर एक ट्रांसड्यूसर एक कंपोनेंट होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे जो बेसिकली कन्वर्ट करता है ट्रांसमिट करता है एनर्जीज को सिंपल इज दैट तो जो अल्ट्रासाउंड मशीन हम यूज कर रहे हैं उसका नाम अल्ट्रासाउंड जिस तरह इंफ्रारेड है क्योंकि उसमें इंफ्रारेड मौजूद होती है या अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं यूवी लाइट्स हैं जिस तरह उस तरह अल्ट्रासाउंड में भी जो साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली उसके बुनियाद पे अब उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो हायर में आता है लोअर में आता है उनके मोड कितने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे तो ये जो अल्टरनेटिंग कंप्रेसिंग एंड रिफाइंड मटेरियल है वो साइकिल्स पर सेकंड कितनी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है मोर देन 20,000 साइकिल पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी को हम यूनिट हर्ट्ज में काउंट करते हैं ठीक है तो इसीलिए इसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है क्योंकि एक किस्म का साउंड है अल्ट्रासाउंड मशीन किस्म जो साउंड वेव्स काइंड ऑफ प्रोड्यूस करती है इट्स कंसिस्ट ऑफ द वेव जो कि ट्रांसमिट करती है एनर्जीज को और उसमें कुछ रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन वेव्स होती है मतलब एक जिस तरह अल्ट्रा जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसके क्रस्ट एंड ट्रम्प होते हैं बेसिकली व्हाट वी कैन से अपर एंड लोअर सेगमेंट्स होते हैं तो उसकी जो वेव है तो उसमें कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस आती हैं पार्टीशंस आती हैं जिनको मैं आपको आगे पिक्चर में शो करूंगा और वो फ्रीक्वेंसीज बेहतरी कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस करती हैं 20,000 साइकिल पर सेकंड और वो हर्ट्ज में काउंट होती है और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है एग्जैक्ट मैकेनिज्म अल्ट्रासाउंड मशीन का ये है कि ये जनरेटेड जो जनरेट करता है अल्ट्रासाउंड वेव दे आर जनरेटेड बाय अप्लाइंग अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट जब हाई फ्रीक्वेंसी पहले ऐसी बात है कोई भी अल्ट्रासाउंड मशीन हो पहले तो लाइट से कनेक्ट होगी ना तो जब भी अल्ट्रासाउंड को अलग एसी करंट मिलती है जो नॉर्मली हमारे पास 220 वोल्ट की करंट होती है जैसे ही वो इनको मिलती है उसके बाद ये 20,000 साइकिल पर सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी है ये प्रोड्यूस करके अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करते हैं तो दे आर अल्टीमेटली हाउ दे आर जनरेटेड बाय अप्लाइंग अ हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट टू द क्रिस्टल इन द ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर वो मैकेनिक है वो कंपोनेंट है अल्ट्रासाउंड का जो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है राइट तो ट्रांसड्यूसर को जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट मिलती है वो उसमें मैकेनिकल एनर्जीज को कन्वर्ट करता है वॉट एवर द एनर्जी वी नीड तो इलेक्ट्रिकल करंट जैसे ही ट्रांसड्यूसर में जो क्रिस्टल मौजूद होते हैं उनको जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट मिलती है देन इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी जो हमने डिस्कस की थी बाय द what we can say the pattern of the refraction and compression so now the crystal जिसको electrical current मिली है crystal is made of the material with piezoelectric properties क्रिस्टल जो ट्रांसड्यूसर में मौजूद है वो ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी है पीजो इलेक्ट्रिक जिसमें प्रॉपर्टीज मौजूद होती है और वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकती हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी मतलब वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है किसी भी मटेरियल का जिस मटेरियल में मौजूद होगा उसमें क्या होगा कि वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वो मटेरियल को जैसे ही स्टिमुलस मिलेगी वो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा एक्सपैंड भी करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा एट द सेम फ्रीक्वेंसी ठीक है तो दिस क्लासिक इफेक्ट इज बेसिकली द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जिसमें ये मौजूद होता है वो क्रिस्टल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में प्रेजेंट होता है ठीक है आगे डिस्कस करते हैं अल्ट्रासाउंड को अब पहले तो अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड वेव्स है ऊपर हमने डिस्कस किया था तभी उसके नाम में ही अल्ट्रासाउंड है और हाई फ्रीक्वेंसी एसी अल्टरनेटिंग करंट है
देन उसमें कंप्रेशन और जो रिफाइन मटेरियल है जो हमने डिस्कस किया था क्रिस्टल, जैसे स्पेसिफिकली पीजो इलेक्ट्रिक, मतलब तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अल्ट्रासाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके सामने पिक्चर है, अभी जो प्रोब बना हुआ है ना, ये बेसिकली इसके आगे ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो कन्वर्ट करता है। बहरहाल, तो तीन चीजें आपको बेसिकली रिगार्डिंग दी अल्ट्रासाउंड आनी चाहिए। नंबर वन थिंग कि अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स मौजूद होती हैं, या ऐसी मशीन जो साउंड वेव्स को जनरेट करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 20,000 हर्ट्ज पर 20,000 साइकिल्स पर सेकंड होनी चाहिए, और ये काउंट होगा यूनिट में बिकॉज इट्स सिंपली एन। देन हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट है। कंप्रेशन और रीफाइन जो मटेरियल इसमें मौजूद होता है, कंप्रेशन और रीफाइन मटेरियल आप समझ लें कि उसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वन ऑफ द फिजिक्स प्रॉपर्टीज हैं। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन और फिजिक्स के जिस तरह कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप होते हैं, इस तरह करके उसकी एक शक्ल है, एक किस्म की प्रॉपर्टीज है। कंप्रेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं, और रिफ्रैक्शन में थोड़े बहुत डिपार्टेड होते हैं, या इसको पॉजिटिव नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हो कंप्रेशन को, और उसको पॉजिटिव नेगेटिव भी। तो कंप्रेशन और जो रिफ्रैक्टिंग या रिफाइन जो मटेरियल है बेसिकली वो उसमें मौजूद होता है, उसमें ये दो प्रॉपर्टीज होती है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की। और जो पीजो इलेक्ट्रिक है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब एक्सपैंड करना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करना। तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंप्रेशन एंड एक्सपैंड इज अ रिफ्रैक्शन, इस तरह करके आप याद रख सकते हो। नीचे अगर आप पिक्चर देखेंगे फिगर नंबर 9:9:3, तो उस पर देखेंगे उसको जो प्लस की निशानी है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, या जो कह लें कि क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स कह लें या कोई भी पार्टिकल्स कह लें, वो आपस में किस तरह कंप्रेस्ड हैं। और रिफ्रैक्शन में देखेंगे तो दूसरा इसमें ये भी देखेंगे कि जो कंप्रेशन है बेसिकली वो कॉन्वेक्स टाइप है, और जो रिफ्रैक्शन का जो मटीरियल है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव है। बहरहाल दोनों चीजें हैं, ठीक है। और साइड में अल्ट्रासाउंड मशीन बनी हुई है। अब जो अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है, तो कंप्रेशन का मर्द है कि डेंसिटी का बढ़ जाना। जब डेंसिटी बढ़ जाएगी चीजें एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी मतलब उसकी एबंडेंस मटेरियल की जब बढ़ जाएगी, तो जो वेव्स हैं बेसिकली वो पास अल्ट्रासाउंड पास थ्रू वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन कंप्रेशन प्रॉपर्टी का मकसद क्या होता है कि डेंसिटी में बढ़ जाना। अगर आप पिक्चर गौर से देखेंगे तो जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ रही है, तो दैट एरिया इज कंप्रेस। और रिफ्लेक्शन एरिया में देखेंगे कि दे आर अपार्टेड। तो मतलब आप समझ लें कि एक वेव जा रही है जिस कुछ पार्टिकल्स आप में जो आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तो दैट दोज आर द कंप्रेस्ड, और जो अलग अलग हैं दोज आर द रिफ्रैक्टेड। तो कंप्रेशन से मुराद डेंसिटी, उस मटेरियल की डेंसिटी का बढ़ जाना, जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड की वेव वहां से पास करेंगी। मतलब जिस मटेरियल के ऊपर भी आप दे रहे हो वहां से जैसे अल्ट्रासाउंड की वेव्स पास करेंगी, अगर उनकी डेंसिटी बढ़ जाए, वो मटेरियल एक दूसरे के करीब आ जाए, नाउ यू कैन से दिस इज द कंप्रेस्ड एरिया। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि उलट हो जाता है, उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जो पार्टिकल्स हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े बहुत दूर चले जाते हैं। नाउ यू कैन सी कि जैसे ही ट्रांसड्यूसर से अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करती है तो कुछ मटेरियल आपस में कंप्रेस हो रहे हैं। आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन में जिस डायरेक्शन में ट्रांस जो वेव अल्ट्रासाउंड वेव्स वो क्रॉस कर रही है, नंबर वन, ठीक है। और जो पार्टिकल्स का डायरेक्शन है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं जितना आपस में करीब आएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, सो दो आर द कंप्रेस्ड एरिया। और पार्टिकल दूर जाएंगे, लेट्स सपोज दो आर द रिफ्लेक्टेड एरिया। तो जो कंप्रेशन है, इन शॉर्ट दैट इज द डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो उनका प्रेशर भी बढ़ेगा, तो वो हाई प्रेशर एरियाज है। और जो रिफ्रैक्शन है उनकी डेंसिटी कम होगी तो वो लो प्रेशर एरिया। पैरामीटर्स की बात करें जिनके ऊपर अल्ट्रासाउंड मेनली डिपेंडेंट होता है, या जिनके बगैर अल्ट्रासाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नहीं पढ़ सकते, वो क्या पैरामीटर्स हैं? फ्रीक्वेंसी है, और जो हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, 1 mH और 3 mH। 1 मेगा हर्ट्स डीप के लिए, डीपर स्ट्रक्चर के लिए, और 3 जो है वो सुपरफिशियल की डिस्कस करते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं अप टू नीड कि कितना डीप हमने उसको थ्रो करना है या किस स्ट्रक्चर तक लेके जाना है। मोड उसके तीन तरह के होते हैं हमारे पास, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, और पल्स मोड है। इफेक्ट्स की बात करेंगे, उसके थेरापेटिक इफेक्ट्स क्या है, थर्मल इफेक्ट्स क्या है, नॉन थर्मल इफेक्ट क्या है। ड्यूटी साइकिल की अगर हम बात करें कितनी देर के लिए हमने उनको देना होता है, या ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो मिनट्स वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब पहले आ जाते हैं फ्रीक्वेंसीज के लिए। फ्रीक्वेंसीज के लिए डीपर स्ट्रक्चर के लिए हम 1 mH फ्रीक्वेंसी ज्यादातर चूज करते हैं। और 1 mH और सुपरफिशियल के लिए दो ही तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो 1 mH जो है वो डीपर स्ट्रक्चर के लिए अप टू 2.2 to 5 सेंटीमीटर डीपर स्ट्रक्चर। और सुपरफिशियल जो 3 mH है वो मैक्सिमम 2 1 से लेके 2 तक। इंटेंसिटी की बात करें तो 0.1 से लेके 3 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आइडियली चूज की जाती है वो 1.5 1.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर चूज की जाती है। लेकिन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कितनी होती है?
0.1 से लेके मतलब 0.1 भी इंटेंसिटी आप चूज कर सकते हो, 0.1 से लेके 3 तक। मोड की बात करें तो मेनली हमारे पास दो ही होते हैं, कंटिन्यूस और पोल्स, और एक दरमियान में और भी होता है, बर्स्ट मोड भी होता है। इफेक्ट्स की बात करें तो उसके कुछ थर्मल इफेक्ट्स हैं, नॉन थर्मल इफेक्ट्स हैं। थर्मल इफेक्ट्स मतलब आप डायरेक्ट इफेक्ट, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आप डायरेक्टली जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बॉडी गर्म हो जाएगी। नॉन थर्मल इफेक्ट्स में इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। जो नॉन थर्मल इफेक्ट है उसको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ड्यूटी साइकिल की अगर हम बात करें तो उसको जो रेशो होता है, ऑन एंड ऑफ वाला रेशो जो होता है वो चूज करते हैं कि कितनी देर के लिए लेना है, कितनी देर के लिए नहीं देना। और ड्यूरेशन मिनट्स की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड 20-30 मिनट, 15-20 मिनट के लिए तो दिया जाता है। ओके, पहले हम फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो फ्रीक्वेंसी से मुराद की नंबर ऑफ टाइम्स वन एक्सपीरियंस द कंप्रेशन रिफ्लेक्शन इन 1 सेकंड। जो जितने ही जैसे ही ट्रांसड्यूसर से अल्ट्रासाउंड की वेव पास करती हैं, तो जहां जहां पर डेंसिटी बढ़ेगी वो हम डिस्कस किए थे कंप्रेस्ड एरिया, जहां जहां पर कंप्रेस होगी वहां पर रिफ्लेक्टेड एरिया है। तो एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन जब गुजरती है तो एक साइकिल, जब तक एक कंप्रेशन रिफ्रैक्शन नहीं होगी, जिस तरह साइकिल कंप्लीट नहीं होती, तो हम उसे फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल रेपिटेशन पर मिनट। तो नंबर ऑफ साइकिल से मुराद वन रिफ्रैक्शन एंड वन कंप्रेशन। जब तक एक कंप्रेशन एक रिफ्रैक्शन नहीं होता, एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, तो एक सेकंड में जितनी भी नंबर ऑफ जो है वो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रही है उसे हम कहेंगे वन फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास 1 mAh है और 3 mAh है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो 0.1 से लेकर 3 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूजुअली हम चूज करते हैं, और उसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है, इंटेंसिटी का जो है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास थर्मल इफेक्ट्स हैं, नॉन थर्मल इफेक्ट्स भी हैं। जो 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे कम देते हो तो वो नॉन हीटिंग नॉन थर्मल इफेक्ट देते हैं। और ग्रेटर देन 1 वाट पर सेंटीमीटर, टोटल रेंज हमारे पास इंटेंसिटी कितनी थी, 0.1 से लेकर 3। तो अगर 1 सेंटीमीटर 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आप दे रहे हो, अल्ट्रासाउंड दे रहे हो, तो वो नॉन थर्मल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। और अगर मोर देन 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहे हो तो वो थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मोड की बात करें तो हमारे पास पल्स है, कंटिन्यूस है। ड्यूटी साइकिल की बात करें तो ऑन एंड ऑफ रेशो है। और ड्यूरेशन की बात करें तो 5 से 10 मिनट के लिए दिया जाता है अल्ट्रासाउंड, और डिपेंड करता है नीड के ऊपर भी। ड्यूरेशन एंड एरिया टू बी ट्रीटेड, तो जो ड्यूरेशन और एरिया टू बी ट्रीटेड है ना, उसके हवाले से एक यहाँ पर डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, ट्रीटमेंट टाइम और गोल के ऊपर, मतलब आपका पर्पस क्या है। साइज ऑफ द एरिया जो आप ट्रीट कर रहे हो, लेट सपोज अगर ग्लूटस मैक्सिमस पे दे रहे हो या बाइसेप पे दे रहे हो, तो दोनों की साइज में बड़ा फर्क आ जाएगा। एंड इफेक्टिंग एरिया इफेक्टिव रेटिंग एरिया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इफेक्टिव रेटिंग एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर फ्रॉम विच द अल्ट्रासाउंड, जो इफेक्टिव रेटिंग एरिया से मुराद जो ट्रांसड्यूसर का एरिया है। अगर ट्रांसड्यूसर का मुंह छोटा है, लेट्स सपोज आप एक बड़े ग्लूटस मैक्सिमस पे दे रहे हो, तो वो भी जाहिर सी बात है ट्रांसड्यूसर से जो है वो रेज निकलती हैं। तो रेज जितनी जो है वो सरकम जो उसका फैलेंस है वो कम होगा, रेज उतनी ज्यादा फैलेंगी इनडायरेक्टली, उस हिसाब से मतलब वो बेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो जो इफेक्टिव रेटिंग एरिया है, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर फ्रॉम विच अल्ट्रासाउंड एनर्जी रेडिएट। अब अल्ट्रासाउंड जो है दैट शुड बी अप्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ईच ट्रीटमेंट एरिया के हवाले से। दैट इज द ट्वाइस एरिया ऑफ द ट्रांसड्यूसर, मतलब आप जितना भी अल्ट्रासाउंड अप्लाई करें 5 से 10 मिनट के लिए, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे, जो ट्रांसड्यूसर का जितना भी एरिया है उससे डबल एरिया होना चाहिए ट्रीटमेंट एरिया का। मतलब अगर ट्रांसड्यूसर का एरिया 5 सेंटीमीटर है मिसाल, तो कम से कम उस 5 सेंटीमीटर वाले ट्रांसड्यूसर से आप 10 सेंटीमीटर एरिया को आप अल्ट्रासाउंड दे सकते हो। अगर वो 15 सेंटीमीटर का एरिया है लेट सपोज, और ट्रांसड्यूसर 5 सेंटीमीटर का है, तो जाहिर सी बात आपको टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो इफ एरिया इज 20 सेंटीमीटर, देन यूज 10 सेंटीमीटर ट्रांसड्यूसर। तो अगर एरिया जो है 20 सेंटीमीटर का है, तो ट्रांसड्यूसर कम से कम 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और ट्रीटमेंट टाइम क्या होना चाहिए, 5 से 10 मिनट, ठीक है। और अगर एरिया 40 सेंटीमीटर का है और आपके पास ट्रांसड्यूसर 10 सेंटीमीटर का है, तो अल्टीमेटली टाइम डबल हो जाएगा। ये वही बात है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर जो है वो 5 सेंटीमीटर का बंदा है, वो 10 सेंटीमीटर के एरिया में काम कर सकता है। अगर उस 5 सेंटीमीटर वाले बंदे के लिए 15 सेंटीमीटर आप कर देते हो, तो जाहिर सी बात है पहले वो 10 सेंटीमीटर को कंप्लीट करेगा, फिर 5 सेंटीमीटर को कंप्लीट करेगा, तो उसका टाइम बढ़ गया अल्टीमेटली। तो ट्रांसड्यूसर के हिसाब से उसके ट्रांसड्यूसर की जितनी भी साइज है, आप एरिया जो ट्रीट कर रहे हो वो उससे कम से कम डबल एरिया चूज करोगे। तो अगर 10 सेंटीमीटर वाला ट्रांसड्यूसर है आपके साथ, तो कम से कम 20 सेंटीमीटर एरिया आप उसके अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। और अगर जो है वो ट्रांसड्यूसर 10 सेंटीमीटर का एरिया 40 सेंटीमीटर का, तो उसका टाइम बढ़ा दो कहीं भी।
डबल कर दो। इंटेंसिटी और टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट टाइम दैट शुड बी इंक्रीज व्हेन लोअर इंटेंसिटी और लोअर फ्रीक्वेंसी आर यूज, मतलब अगर ये इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि अगर आप लो इंटेंसिटी चूज कर रहे हो या लो फ्रीक्वेंसी पे दे रहे हो, मतलब आपकी लो फ्रीक्वेंसी आपने रखी हुई है तो आप टाइम बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आपने हायर रखी हुई है तो टाइम कम कर दो। मिसाल के तौर पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 mH। अगर 3 mH का आप अल्ट्रासाउंड दे रहे हो विथ थ्री विथ 1.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी लेट सपोज, तो एरिया टाइम जो भी है आपका, अगर आपने 5 मिनट रखा हुआ दैट इज फाइन। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी और वो कम रखते हो 1 mH वाली, तो टाइम आप 10 मिनट भी कर सकते हो। ओके जी, गोल क्या होगा, टू इंक्रीज द टिश्यू टेम्परेचर। हमारा अल्टीमेटली पर्पज यही है ना कि जो डीप टिश्यूज हैं उसकी इंडिकेशन हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड की, उसका टेम्परेचर टिश्यूज का बढ़ाना। टेंडिनोपैथीज में भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है इस तरह करके, स्कार एडिजन वगैरह में भी यूज होता है, क्रोनिक कंडीशन फ्रोजन शोल्डर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप वन जो है वो एमएच दे रहे हो जो कि आपका डीपर स्ट्रक्चर के लिए होगा, तो एरिया क्या होगा, इफेक्टिव रेटिंग एरिया मतलब ट्रांसड्यूसर का एरिया क्या होगा, इंटेंसिटी आप कितनी रखोगे 1 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर, और ड्यूरेशन कितना होगा 9 मिनट। और अगर आप 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर रख रहे हो इफेक्टिव रेटिंग एरिया, अगर आप बढ़ा रहे हो तो टाइम कम कर दो अल्टीमेटली। ठीक है। और अगर आप 3 mH फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे रहे हो तो टाइम आप अल्टीमेटली कम कर दोगे। ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी आप कितनी रखोगे 0.5, और अगर 0.5 इंटेंसिटी तो टाइम आप भले उसका 10 मिनट कर। मूविंग दी साउंड हेड, जो मूविंग हेड होता है जिससे आप मूवमेंट करा रहे होते हो, उसकी स्पीड बड़ा मैटर करती है। अगर आप स्लोली अल्ट्रासाउंड का हेड मूव करा रहे हो तो जो है वो जो रिएक्शन होगा वो फास्टर, वो मतलब अगर आप रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप जितना मूविंग हेड तेज तेज घुमाओगे तो उतना असर नहीं हो पाएगा, अल्ट्रासाउंड ठीक से नहीं इंसर्ट हो पाएंगे, अपना काम नहीं दिखा पाएंगे। तो मूविंग हेड पे भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मल स्पीड कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 2 से 8 सेंटीमीटर पर सेकंड आप मूव कर सकते हो इसके बीच में, 2 से 8 के बीच। और अगर हम इसके थर्मल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, थर्मल इफेक्ट्स की बात करें तो स्लो मूवमेंट्स अगर होगी तो मोर हीटिंग होगी, मैंने बताया था स्लो मूवमेंट्स होगी तो मोर हीटिंग होगी और मोर एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। और अगर आप स्लो स्लो मूवमेंट करा रहे हो तो हीटिंग जो है वो ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, लेकिन सेंटर पे ओवर हीटिंग हो जाएगी। और अगर फास्ट फास्ट मूव करा रहे हो तो पुअर हीटिंग होगी, पुअर एब्जॉर्प्शन होगी, तो लेस कांटेक्ट विद स्किन होगा। ठीक है। ये इसका थर्मल इफेक्ट्स है। अगर हम इसके नॉर्मल नॉर्मल नॉन थर्मल इफेक्ट्स की बात करें तो नॉन थर्मल इफेक्ट्स में क्या होता है, इसमें स्टैंडिंग वेव्स बन जाती है। स्टैंडिंग वेव्स आर फाउंड विच कैन कॉज द स्टेसिस ऑफ द ब्लड सेल, जिसकी वजह से ब्लड का रुकाव हो सकता है, स्टेसिस हो सकता है, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है, स्पेशली जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, जो एंडो ब्लड वेसल्स की इनर लायर लाइनिंग्स है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। फिर इसका एक और इफेक्ट है केविटेशन। केविटेशन मतलब कुछ चीजों का बनना, और वो क्या है, केविटेशन मींस फॉर्मेशन ग्रोथ एंड पल्सेशन ऑफ द गैस फिल्ड बबल्स व्हिच इज काज्ड बाय द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की वजह से गैस फिल्ड बबल्स जो बन जाते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है, जिसको आप केविटेशन कहते हो। अगर स्टेबल और अनस्टेबल केविटेशन हमारे पास दो तरह की आ जाती है। अब स्टेबल केविटेशन में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव जब पास करती है तो जो पीक वाला एरिया है वो कंप्रेशन कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड नीचे आएगा तो ये एक वेव बनाता हुआ जाता है। ठीक है। क्योंकि ये इसका एक नॉर्मल शेप है, जो हमने पढ़ा था, कंप्रेशन मतलब इंक्रीज डेंसिटी और रिफ्लेक्शन मतलब डिक्रीज डेंसिटी। स्टेबल केविटेशन और नॉन स्टेबल केविटेशन, अब स्टेबल केविटेशन क्या है, ग्रोथ एंड ये जो गैस फिल्ड बबल्स जो है बन जाते हैं, और फिर हमारे पास स्टेबल, स्टेबल मतलब एक ही जैसे रहते हैं, वो आगे चल के जो बबल्स गैस फिल्ड बबल्स बने हैं वो बेसिकली खत्म नहीं होते, और अनस्टेबल जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इन दोनों में ये बेसिकली फर्क है। ठीक है। एज यू कैन सी कि गैस बबल छोटे बना बड़ा छोटा बड़ा इस तरह करके बनता हुआ जा रहा है, वो डिपेंड करता है कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन पे। कंप्रेशन पे छोटा बनता है, रिफ्लेक्शन पे बड़ा बनता है, फिर छोटा फिर बड़ा, तो वो एक शक्ल रहेगी उसकी। लेकिन अनस्टेबल में वो एट द एंड टूट जाता है, या मतलब वो उस तरह करके नहीं बनना होता, इसलिए हम उसको अनस्टेबल केविटेशन कहते हैं। लीस्ट और जो है मोइस्ट एब्जॉर्प्शन की अगर हम जो है बात करें, तो मतलब कौन सबसे ज्यादा अल्ट्रासाउंड को एब्जॉर्ब करता है और कौन सबसे ज्यादा कम, लीस्ट मतलब कम, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो अगर हम रैंक की बात करें तो ब्लड ज्यादा करता है, देन फेट, फेट ज्यादा करता है नर्व से, नर्व मसल से, ब्लड से। मतलब इसमें जो लीस्ट आएगा वो आपके पास अल्टीमेटली बोन आ जाएगी। ठीक है। तो इंक्रीजिंग जो डायरेक्शन है आपका, इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट गिव इंक्रीज, जितना जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होगा
एब्जॉर्प्शन उसमें सबसे ज्यादा होगी। मतलब जितना जितना प्रोटीन बढ़ता जाएगा, एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ब्लड इज मोर, कह लें कि एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब मोर देन द अदर, एंड द बोन बोन जो है सबसे लेस। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीजिंग प्रोटीन। जितना जितना प्रोटीन बढ़ता जाएगा, एब्जॉर्प्शन उतनी जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है। High protein collagen content and more absorb the ultrasound to the greater extent। ठीक है। just like higher water content and low protein, और जिसमें हाई प्रोटीन है और हाई कोलेजन कंटेंट है, वो अल्ट्रासाउंड को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और जिसमें हाई वाटर है, प्रोटीन की जगह हाई वाटर कंटेंट एंड लो प्रोटीन है, वो एब्जॉर्ब को बहुत ही कम करेगा। जस्ट लाइक आपके पास ब्लड हो गया एंड फैट हो गया। तो अगर ये ऊपर वाली सीक्वेंस अगर हम देखेंगे ना, ठीक है, तो इसमें जो लीस्ट है, लीस्ट वर्सेस मोस्ट है। तो लीस्ट, सबसे लीस्ट क्या है? ब्लड। और सबसे मोस्ट क्या है? वो है बोन। ये याद रखिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन गर्ल्स में भी इस तरह करके आता है कि सबसे कम एब्जॉर्ब कौन करता है, लेट सपोज, तो वो होगा ब्लड। सबसे ज्यादा कौन करेगा? वो होगा बोन। उसका रीजन है कि हाई प्रोटीन और कोलेजन कंटेंट जिसमें ज्यादा होगा, वो अल्ट्रासाउंड को एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। और हाई वाटर कंटेंट, लो प्रोटीन जिसमें होगा, वो कम करेगा, जैसे ब्लड और फेट है। और अगर लो वाटर कंटेंट है, लेट सपोज, लेकिन लो वाटर है लेकिन कंटेंट हाई प्रोटीन उसमें आ जाता है, तो वो भी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। ठीक है। इंडिकेशंस क्या है कि अल्ट्रासाउंड हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं यूज कर सकते। सॉफ्ट टिश्यूज की शॉर्टनिंग है, लेट सपोज मसल टाइटनेस है, कॉन्ट्रेक्चर है, इमोबिलाइजेशन या इनएक्टिविटी की वजह से स्कारिंग वगैरह, वहां पर हम कर सकते हैं। पेन कंट्रोल के लिए भी करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली टेम्परेचर को बढ़ाता है, थर्मल इफेक्ट को। टेंडन लिगामेंटस स्प्रेन, टेंडिनोपैथी, इसमें भी करते हैं। और बोन फ्रैक्चर में भी करते हैं। स्टेबल बोन फ्रैक्चर्स में भी हम अल्ट्रासाउंड वगैरह दे सकते हैं। अदर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो ये बोन हीलिंग को बढ़ाता है। बोन हीलिंग को बढ़ाता है विद इन फर्स्ट 2 वीक्स पोस्ट फ्रैक्चर। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके विद इन 2 वीक्स आप उसमें करा सकते हो। तो इसके इन्फ्लेमेटरी और जो प्रोलिफरेटिव स्टेज होता है फ्रैक्चर हीलिंग का, वहां पर आप अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ हीलिंग बढ़ाता है। बेसिकली रेट ऑफ हीलिंग बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वहां पर जल्दी बोन जल्द से जल्द हील हो जाएगी। और हम डोज कितना उसका रखेंगे? 0.2 to 0.5 watt per centimeter का, बिकॉज वी वांट नॉन थर्मल इफेक्ट, नॉट थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट होगा तो 1 watt per centimeter स्क्वायर के बाद होगा इसका, व्हाट वी से, जी, इंटेंसिटी। ठीक है। तो इंटेंसिटी अपने कितनी रखी है? 0.2 से लेके 0.5 वाट, ड्यूटी साइकिल 20%। 5 मिनट देंगे और हफ्ते में 4 दिन देंगे, लो डोज। ठीक है। ग्रोइंग एफिफाइजर्स में देंगे। हाउ टू असेस दी स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर को किस तरह जो है वो असेस किया जाता है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ मीडियम्स मौजूद होते हैं, कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर स्ट्रेस फ्रैक्चर है या नहीं है। तो वाटर बेस्ड कपलिंग मीडियम होती है विथ प्लास्टिक कंटेनर। वाटर बेस्ड कपलिंग मीडियम में प्लास्टिक का, एज यू कैन सी, एक बात बना हुआ है, कंटेनर बना हुआ है, इसमें कपलिंग मीडियम होते हैं। कपलिंग मीडियम डिफरेंट तरह के होते हैं, मैं आपको आगे ग्लिसरॉल है उनके नाम बताऊंगा। तो वाटर बेस्ड कपलिंग कुछ मीडियम होते हैं जो प्लास्टिक कंटेनर में होते हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करेंगे? 1 mH यूज करेंगे, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड की वेव जो है डीपर पास करना चाहते हैं। और मोड कौन सा रखेंगे? कंटिन्यूस मोड। तो ग्रेजुअली हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, 0 से लेके 2 तक करेंगे, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर देंगे, एकिंग पेन हो सकता है, ब्रूजिंग भी हो सकती है। तो ये हम उसको बेसिकली असेस कर रहे हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर पे। ठीक है। ओके, देन वी हैव इंडिकेशन के बाद वी हैव अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब कैंसरस। प्रेगनेंसी में भी नहीं देंगे। जॉइंट सीमेंट है, प्लास्टिक कंपोनेंट है, हार्ट पेसमेकर्स वगैरह लगे हुए हैं, या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, आईज में नहीं देंगे, ओपन है और एक्सपोज्ड है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह में हम नहीं देंगे। ये उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। लेमिनेक्टोमी, जस्ट लाइक लेमिनेक्टोमी या डायसेक्टोमी, जो सर्जरीज होती हैं जिसमें लेमिना एक पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट है जिसमें कट किया जाता है, उसको लेमिनेक्टोमी बोल जाता है। डिस्क का पार्ट कट किया जाए उसको डायसेक्टोमी बोला जाता है, वगैरह। प्रिकॉशंस की बात करें, तो कुछ एरियाज हमारे पास ऐसे हैं जहां पर हम देंगे, लेकिन एहतियात के साथ में। अगर मेटल इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, स्क्रू, प्लेट, इंटरनल फिक्सेशन वगैरह, जितने भी मेटल रिप्लेसमेंट्स हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशन में आएगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, फ्रैक्चर है, डिपेंड करता है स्टेबल है अनस्टेबल है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं, या एपीफाइजल प्लेट्स वगैरह हैं। इश्यूज विद अल्ट्रासाउंड के साथ क्या आते हैं? इफ वार्म नॉट फेल्ट, दैट्स सपोज अगर किसी पेशेंट को हीटिंग फील ही नहीं हो रही, उसको थर्मल इफेक्ट्स ही उसका नहीं आ रहा, लेट्स सपोज, तो अदर द हेड इज मूविंग टू फास्ट, तो उसकी दो वजूहत हैं। अगर वो हिस्सा गर्म नहीं हो रहा, तो या तो आप ज्यादा ज्यादा मूव करो, जितना ज्यादा मूव करोगे हीटिंग उतनी कम होगी, तो आप इमीडिएटली उसको स्लो डाउन कर लो, ताकि, या इंटेंसिटी को बढ़ा दो।
और दूसरा हर किसी की हीट टॉलरेंस डिफरेंट। लेट सपोज जो मोटे हजरात हैं, बल्कि हजरात हैं, उनकी अपनी होगी, और लीन बॉडी वालों की अपनी होगी, और पेशेंट के कंफर्ट पे भी डिपेंड करता है। फील्स हॉट एज स्किन सरफेसेस, लेस कपलिंग मीडिया, अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है डैमेज्ड है या ट्रांसड्यूसर ओवर हीटिंग कर रहा है तो, ठीक है। केविटेशन है, गैस फिल्ड जो बबल्स बन रहे हैं वो एक्सपैंड एंड कंप्रेस कर रहे हैं टिश्यूज पे, तो आप ज्यादातर उसको ज्यादा पुश ना करें। जो भी आप जेल वगैरह यूज करते हो, तो डोंट पुट टू मच जेल ऑन द स्किन एज वेल, चांसेस ऑफ एयर पॉकेट्स फॉर्मेशन एज वेल, ठीक है। तो ज्यादा भी स्किन जो मीडियम यूज करते हो, जेल वगैरह अल्ट्रासाउंड वो भी ना यूज की जाए। कपलिंग मीडिया की अगर हम बात करें, कपलिंग मीडिया की, तो अगर कपलिंग मीडिया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था असेस स्ट्रेस फ्रैक्चर में, तो इस लेस कपलिंग मीडिया इज ग्रेटर देन बर्निंग टिश्यू पीलिंग, और अगर हम कपलिंग मीडिया ज्यादा रखते हैं तो एयर बबल्स के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। फोनोफोरेसिस और एंटोफोरेसिस दो प्रोसेस है, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो फोनोफोरेसिस और एंटोफोरेसिस को हम डिस्कस कर लेते हैं। फोनोफोरेसिस क्या होती है? पहले तो एंटोफोरेसिस और फोनोफोरेसिस में क्या होता है कि हम अल्टीमेटली किसी भी केमिकल कंपोनेंट को स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब अगर वो हम जो है वो उसके थ्रू कराते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू, डायरेक्ट करंट के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं एंटोफोरेसिस। और अगर हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू करेंगे तो उसको कहेंगे फोनोफोरेसिस। पहले तो दोनों में सिमिलरिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जस्ट लाइक कोई भी मेडिसिन, जिस तरह अगर अल्ट्रासाउंड आप लगा रहे हो, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपने कोई पेन किलर ट्यूब दे दी, पेन किलर ट्यूब में कुछ भी हो सकता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है वगैरह। अब आप डाइक्लोफेनिक सोडियम को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो विथ अल्ट्रासाउंड, ये फोनोफोरेसिस है। लेकिन यहीं पर अगर आप करंट के थ्रू इंट्रोड्यूस कराते हो तो वो एंटोफोरेसिस है। तो दोनों में मेडिसिन तो यूज होंगी होंगी, लेकिन फोनोफोरेसिस में अल्ट्रासाउंड यूज होता है, एंटोफोरेसिस में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, स्पेशली डायरेक्ट करंट। नंबर टू, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज की जाती है क्योंकि अल्ट्रासाउंड है और वहां पर डायरेक्ट करंट होता है। फोनोफोरेसिस में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर जाता है, और एंटोफोरेसिस में सिर्फ उसके आयंस जाते हैं। डीप की बात करें और सुपरफिशियल की बात करें तो फोनोफोरेसिस सुपरफिशियल है, डीप है, और एंटोफोरेसिस जो है वो सुपरफिशियल है, ठीक है। फोनोफोरेसिस में अल्ट्रासाउंड डीपर है, और होल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मेडिसिन का अंदर भेज देता है। लो फ्रीक्वेंसी पल्स करंट यूज किया जाता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का। एंटोफोरेसिस की बात करें तो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाती है, डायरेक्ट करंट दिया जाता है, 1 to 1.5 वाट सेंटीमीटर उसकी डेप्थ होती है, सुपरफिशियल होता है, और आयन स्मॉलर पार्टिकल्स बॉडी के अंदर भेजता है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। फोनोफोरेसिस की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी है, और मोड कौन सा यूज करेंगे? पल्स यूज करेंगे। तो मेडिसिन मोस्टली एंटी इंफ्लेमेटरी या एनाल्जेसिक जो ड्रग्स हैं, जस्ट लाइक डेक्सामेथासोन, सेलिकेट्स, हाइड्रोकोर्टिसन एंड लिडोकेन वगैरह इंट्रोड्यूस कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ओके, देन फोनोफोरेसिस टेक्निक, जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है, जिसमें हम सेलेक्टेड मेडिकेशन के मॉलिक्यूल्स को बॉडी टिश्यूज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बिल्कुल सेफ है, पेनलेस है, नॉन इन्वेजिव है, क्योंकि इसमें कोई सर्जिकल कट नहीं लगता, और गैस्ट्रिक इरिटेशन को भी अवॉइड करता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की अगर हम बात करें तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, जो लेयर्स ऑफ स्किन है उनकी बात हो रही है, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम द विच इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। अल्ट्रासाउंड अल्टर करता है स्किन की पोरस जो पाथवेज हैं, जहाँ पे सुराख बने हुए थे, उन पोर्स को बड़ा कर देता है, जो उसकी सुपरफिशियल लेयर में मौजूद होते हैं स्ट्रैटम कोनियम में। उन पोर्स को जैसे ही बड़ा करता है, सो दैट ड्रग कैन इजीली गो इनसाइड द स्किन, जो कि हमारा टारगेट है। अब पोर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी के स्किन के अंदर चला जाता है। वेस्कुलर सिस्टम है, इसके पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो 20% इसकी ड्यूटी साइकिल है, पल्स मोड भी होता है, इंटेंसिटी इसकी कितनी रखी जाती है, 0.5 से लेके 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी टाइम के लिए जाता है, 5 से 10 मिनट के लिए। और अगर हम 3 mH फ्रीक्वेंसी भी यूज करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो एक्लिस टेंडिनाइटिस की प्रोटोकॉल की बात करें तो मतलब डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से हम कितना देंगे। एक्लिस टेंडिनाइटिस है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ड्यूटी साइकोलॉजी, एक किस्म की असाइनमेंट टाइप पूछा जाता है, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ पर हम फोनोफोरेसिस कर सकते हैं? आर्थराइटिस में, फ्रोजन शोल्डर में, बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस, टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इन्फ्लेमेशन, और वहां पर हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंटोफोरोसिस। एंटोफोरोसिस की बात करें तो पहले उनके इंडिकेशन देख लेते हैं कि बेनिफिट्स देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन, दी दिस थेरेपी कैन हेल्प टू मैनेज द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, एडिमा, कैल्शियम डिपॉजिट्स इन द बॉडी, पेन एक्सेट्रा, स्कार, मसल स्पाज्म। ओके जी। एंटोफोरोसिस की बात करें तो इसमें मॉडलिटी हम कौन सी यूज करेंगे? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, करंट कौन सी देंगे? डायरेक्ट करंट,
मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होगा इसका? मैकेनिज्म ये है कि ये सुपरफिशियल स्किन से इंट्रोड्यूस करवाता है बॉडी में आइंस को, नॉट मॉलिक्यूल्स। एंड देन एसिडिक और अल्कलाइन रिएक्शन और डेप्थ की इसकी हम बात करेंगे। मॉडलिटीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उसमें दी जाती है, स्पेशली डायरेक्ट करंट, गैल्वेनिक करंट दी जाती है, और थ्रू द स्किन इंट्रोड्यूस होती है। करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट, लो वोल्टेज, लो फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस। मैकेनिज्म की बात करें तो दो इलेक्ट्रोड इसमें जो रखे जाते हैं, एक एक्टिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, एक एक्टिव होता है जो ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा जो है डिस्पर्सिव होता है, जो वाटर जेल या सम अदर कंडक्टिंग मटेरियल ओवर अ लार्ज मसल वैली, एज यू कैन सी इन द पिक्चर की। एक इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, जो हम ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोड जिसको जो है वो बोलते हैं, और वो दूसरा होता है डिस्पर्सिव होता है, जिसमें कोई भी वाटर जेल या अदर कंडक्टिव मटेरियल उसमें होता है, और वो लार्ज मसल बेली पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बाइसेप पे लगा रहे हो, तो पहला एक उसकी बेली पे लगेगा और एक ट्रीटमेंट स्पॉट पे लगेगा। डेप्थ की बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी वॉट पर सेंटीमीटर डेप्थ होती है इसकी। ये इसकी एंटोफोरेसिस डिवाइस है। और ड्रग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड आपके सामने लगा हुआ है। ड्रग इलेक्ट्रोड जहाँ पर ड्रग जो भी मटेरियल होगा, वाटर वगैरह, ये डिस्पर्सिव जो है वहां से ड्रग, जिसमें ड्रग होगी, और दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो आपका इलेक्ट्रोड होगा। तो ड्रग के जो आयंस है वो स्किन को क्रॉस करके जो भी स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो बैक टू, क्योंकि एक साइकिल जब तक नहीं बनेगी तो आयंस हम बॉडी के अंदर तो नहीं छोड़ सकते, तो वो साइकिल के थ्रू काम करते हैं। जिस तरह टेंस काम करता है, टेंस में भी एक नेगेटिव पॉजिटिव दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, और फिर वो साइकिल बेसिकली बनती है। ठीक है, दिस इज द एंड। आयंस की बात करें तो कौन से आयन ज्यादातर यूज होते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। एसीटेट है, क्लोराइड है, ये दोनों नेगेटिव हैं, और इनकी इंडिकेशन क्या है? एसीटेट हम यूज करेंगे जहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन को आपने रिमूव करना है। स्क्लेरोटिक कंडीशन में क्लोराइड यूज किया जाता है। कॉपर फंगल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेशन में। एडिमा के लिए हाइड्रो नाइट्राइज यूज किया जाता है। एडिमा रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। स्कार के लिए आयोडीन। और लिडोकेन तो हमें पता है लोकल एनेस्थीसिया है। और मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेंट के तौर पे सेलिकेट्स है वगैरह, ये सारे हमारे पास मौजूद है। ठीक है। करंट डेंसिटी और ड्यूरेशन की बात करें तो जितना इलेक्ट्रोड की साइज आप बढ़ाते जाओगे, करंट की डेंसिटी अंडर द इलेक्ट्रोड कम होती जाएगी। नंबर वन थिंग, अगर आपके सामने दो पिक्चर है अल्ट्रासाउंड की, अगर हम इलेक्ट्रोड की साइज देखें जितनी ज्यादा होगी तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट की डेंसिटी के। ठीक है, तो छोटा वाला इलेक्ट्रोड है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बड़े वाले की कम होगी। द नंबर ऑफ आयन एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ आयन उतने ही ज्यादा बॉडी में इंसर्ट होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड शुड बी लार्जर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बड़ा रखा जाता है, स्पेशली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के दुगनी साइज का रखा जाता है। ठीक है। स्पेस जो है बिटवीन ये जो ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोड था और डिस्पर्सिंग इलेक्ट्रोड के दरमियान जो स्पेस था, वो भी आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी डेंसिटी कम होगी तो स्पेस आप बढ़ा दो, तो स्पेस अगर बढ़ा हुआ होगा तो डेंसिटी कम होगी, स्पेस कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो अल्टीमेटली जो बर्न्स के चांसेस हैं वो भी कम होंगे। तो larger the current flow, greater the number of ion into the body. दूसरे पैरामीटर्स की बात करें कि इंटेंसिटी इसकी 3 से 4 मिली एम्पियर्स रखी जाती है, और ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट। डोज की बात करें तो करंट इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। इलेक्ट्रोड स्पेसिंग की बात करें तो सेपरेटेड एटलीस्ट डायमीटर ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, कितना डिस्टेंस रखा जाता है? 18 इंच, 18 इंच अपार्ट एक दूसरे से रखा जाता है। ड्रग पेनिट्रेशन की बात करें तो 30 से 30 मिलीमीटर डेप्थ उसकी रखी जाती है। कैथोड की बात करें तो करंट डेंसिटी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 0.5। एनोड की बात करें शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1। ओके, द टिपिकल एंटोफोरेसिस ड्रग डोजेस, टिपिकल जो एंटोफोरेसिस ड्रग डिलीवरी जो डोज होता है वो 40 मिनट, 40 एम ए होता है। ठीक है, मिली एम पर मिनट। पोर्टेबल एंटोफोरेसिस भी हमारे पास मौजूद होती हैं, और इसकी इंटेंसिटी 0.1 से लेके 0.3 होती है। ड्यूरेशन 1 से 24 घंटे होता है। डोजेज 40 से 40 to 80 एम ए पर मिनट। एब्जॉर्प्शन इज डेफिनेटली बेटर बिकॉज ऑफ द लेस इंटेंसिटी एंड लेस टिश्यू इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस। कॉशन या एहतियात की अगर हम बात करें, किन चीजों का हम एहतियात करेंगे? इंश्योर करेंगे मैक्सिमम कांटेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, और स्किन के साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रोड का कांटेक्ट हो, कोई भी बीच में ब्रीक वगैरह ना हो। स्किन शुड बी क्लीन डेफिनेटली। अगर बाल वगैरह ज्यादा होंगे तो वहां पर आप ठीक से इलेक्ट्रोड जो चिपक नहीं पाएंगे, तो वो पूरा अटैचमेंट नहीं दे पाएंगे अल्टीमेटली। तो यू नीड टू क्लीन एंड शेव इट फर्स्ट।
इंटेंसिटी कंट्रोल जो है डेफिनेटली शुड बी टर्न्ड ऑफ। जब आप इलेक्ट्रोड लगाते हो उससे पहले इंटेंसिटी किसी भी मशीन में पहले आप ऑफ ही रखोगे, फिर लगाओगे, फिर ऑन करते हो आप लगाने के बाद। कॉन्ट्राइंडिकेशन में कुछ सेम है, कार्डियक पेसमेकर है, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड है, ओवर द कैरोटिड साइनस भी नहीं रखते, वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, प्रेगनेंसी में भी नहीं देते, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑलमोस्ट सेम है जो हमने फोनोफोरसिस में देखे थे। फिर कुछ एहतियात है, कार्डियक डिजीज हो गया, इम्पेयर्ड सेंसेशन, अगर पेरिफेरल आर्टरियल जो है वो डेफिशिएंसी है या डिजीज है जहाँ पर उसको सेंसेस फील नहीं हो रहे, तो वो बताएगा कहाँ पर। एरिया ऑफ इम्पेयर्ड सेंसेशन वही बात होगी, या एरिया ऑफ स्किन सेंटर sensation. Thank you so much. So we are done with the modalities part 1 and soon we will cover the part 2.